हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत जैन है। आरएसएम एसएसबी जेईएन की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लासेस राजस्थान जेईएन को फोकस करते हुए बनाई गई है, बट सभी तरह के जेईएन के स्टूडेंट्स जो जेईएन एस्पिरेंट्स है वो इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के स्टेट के जेईएन एग्जाम में। आज क्लास 13 है। क्लास 13 से जिस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इससे पहले सर्वेइंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो क्लास 13 के अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और टॉपिक है जो सबसे बेसिक टॉपिक है और जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जेईएन लेवल के एग्जाम में, वो है स्टैटिकली एंड काइनेमेटिकली डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन शेयर करने से पहले मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस बता देता हूं, जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से या नोट्स से पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको? वो है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्टेबल एंड अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ फ्रेम्स, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो पढ़ना है आपको। देन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, रिडंडेंसी जिसको हम बोलते हैं। देन कोप्लानर अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, उसके कई सारे केसेस है कि जबकि रिएक्शंस है वो कंकरेंट्स है या फिर नॉन कंकरेंस है, पैरेलल है, तो किस तरह से बिहेव करेंगे, कई तरह के केसेस है वो आपको पढ़ने हैं। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर वेरियस जॉइंट्स, सपोर्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में आपका फ्रेम भी आ गया और लीनियर स्ट्रक्चर्स भी आ गए। सपोर्ट्स के अंदर वेरियस सपोर्ट्स हो गए हैं, चाहे वो फिक्स सपोर्ट है, पिन जॉइंटेड फ्रेम है, किसी भी तरह के स्ट्रक्चर के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान होगी तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी टू इंटरनल इनडिटर्मिनेसी फॉर द प्लेन फ्रेम शोन बिलो वुड बी। ये फ्रेम दिखाया हुआ है। देखिए, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी जहां वर्ड आ रहा है, इट मींस हम बात कर रहे हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल टू इंटरनल रेशियो क्या होगा इनडिटर्मिनेसी का, वो हमको फाइंड आउट करना है। जो ऑप्शंस है वो ये 4 ऑप्शन है। देखिए, इस फ्रेम के अंदर क्या है कि ये जो पोर्शन है ये बेसिकली क्या है कि एक क्लोज लूप बन रहा है। ठीक है ना। दूसरी चीज में आपको, ये फिक्स है, सपोर्ट है, रोलर है। तो फिक्स के लिए हम नॉर्मली रिएक्शन जो लेते हैं वो 3 लेते हैं, रोलर के लिए 1 लेते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन सपोर्ट जो लेते हैं ये आप लोगों को पता होगा, फिर भी इनके अलग अलग कंडीशन है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी के लिए, इस प्लेन फ्रेम के लिए। तो इसमें जो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी का इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, DSE, S फॉर स्टैटिक, E फॉर एक्सटर्नल। ठीक है, R-3। R क्या है यहाँ पे, रिएक्शन कंपोनेंट्स है। अब रिएक्शन मैंने जैसा आपको बोला कि जो फिक्स सपोर्ट है उसके लिए 3 लेना है हमको, और जो रोलर सपोर्ट है उसके लिए हम 1 लेते हैं। तो 3 + 1 - 3 यानी 1 हो गया। ठीक है, जब मैं इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की बात करेंगे इस फ्रेम के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 3C। 3C में जो C है वो है नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस। और यहाँ क्लोज बॉक्सेस कितना है, 1 है। तो 3 × 1 यानी 3। ये आसान तरीका है निकालने का। तो DSE अपॉन DSI जो रेशियो पूछा है, इट इज 1/3। तो ऑप्शन हमारे पास हो गया C ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। ए स्ट्रक्चर विच इज इंटरनली अनस्टेबल may never be stable, may be stable if it has sufficient external support reactions, must be maintained its shape, may be stable by providing at least 2 internal hinges। ये कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रक्चर इंटरनली अनस्टेबल है तो वो क्या ऑलवेज अनस्टेबल होगा या किसी पोजीशन पे वो स्टेबल हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अनस्टेबल होगा। इट मे बी स्टेबल, बी ऑप्शन करेक्ट है। इट मे बी स्टेबल इफ इट हैज सफिशिएंट एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, देखिए, एन इंटरनली स्टेबल स्ट्रक्चर इज वन दैट वुड मेंटेन इट्स शेप। स्टेबल की बात कर रहा हूं, दैट वुड मेंटेन इट्स शेप इफ ऑल द रिएक्शन सपोर्ट वर रिमूव। अगर सारे रिएक्शन सपोर्ट हम हटा देंगे तो भी उसकी शेप मेंटेन रहेगी। ए स्ट्रक्चर दैट इज इंटरनली अनस्टेबल मे स्टिल बी स्टेबल इफ इट हैज सफिशिएंट एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये जिसमें ये यहाँ पे इंटरनल हिंज है, ठीक है ना, और ये सपोर्ट्स दिखा रखे मैंने 3। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इंटरनली अनस्टेबल है, बट ओवरऑल ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर?
इनडिटर्मिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 हिंज आर्च, 3 हिंज आर्च, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम। जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है वो है 2 हिंज आर्च, यानी बी ऑप्शन, ठीक है, यानी सॉरी ए ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। ए ऑप्शन मतलब 2 हिंज आर्च। 3 हिंज आर्च जो है इट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड इट्स रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेज आर इवेल्युएटेड बाय स्टैटिक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। 2 हिंज आर्च इज द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर टू डिग्री ऑफ 1, यानी इसकी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी कितनी होती है 1 डिग्री की, यानी 1। ओके, सो 2 हिंज आर्च स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होगा। ओवरहैंगिंग बीम, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम, 3 हिंज आर्च, ये सब जो है बेसिकली स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। हाँ, अगर कहीं हिंज की पोजीशन आपने इंटरनल हिंज प्रोवाइड करा दी किसी स्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली इट मे बी पॉसिबल कि कोई स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट हो जाए, तो वो हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस पोजीशन पे हमने इंटरनल हिंज प्रोवाइड करे। बट इन नॉर्मल सेंस ये तीनों जो स्ट्रक्चर है और इंक्लूसिव एसएसबी यानी सिंपली सपोर्टेड बीम स्टैटिकली डिटरमिनेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, द प्लेन शोन बिलो वुड बी, ये एक प्लेन है। देखिए इस प्लेन के अंदर क्या है कि दोनों सपोर्ट जो यहाँ पे लगा रखे हैं, एक तो ये वाला सपोर्ट हो गया, ये वाला, दोनों सपोर्ट पे जो रिएक्शंस होगी, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये है यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, इस पे रिएक्शन क्या होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों सपोर्ट पे जो रिएक्शंस होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन कंकरेंट है, यानी एक ही पॉइंट से पास हो रही है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो इसने यही पूछा, स्टेबल होगा, इंटरनल स्टेबल होगा, एक्सटर्नल स्टेबल होगा, अनस्टेबल। करेक्ट ऑप्शन है डी आंसर। द प्लेन शोन इज अनस्टेबल सिंस रिएक्शंस आर कंकरेंट, ठीक है ना, दोनों रिएक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, एट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नंबर ऑफ रिएक्शंस आर। ए ऑप्शन यानी 3D हिंज सपोर्ट, जो 3D हिंज सपोर्ट होता है उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। और उसमें कितनी रिएक्शन होती है, 3 रिएक्शन होती है। अगर 3D फिक्स सपोर्ट है तो उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन सपोर्ट बोलते हैं। उसमें ये 3 रिएक्शन तो होगी एज वेल एज 3 एडिशनल मोमेंट रिएक्शन भी होगी, यानी टोटल 6 रिएक्शन होगी। तो 3 रिएक्शन, तो अगर हम फिक्स सपोर्ट की बात कर रहे हैं 3D फिक्स सपोर्ट में, तो 3 तो रिएक्शन हो गई प्लस 3 जो है मोमेंट रिएक्शन हो गई, तीनों सपोर्ट के ऊपर, तो टोटल 6 हो गई। जबकि 3D हिंज सपोर्ट के अंदर, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, उसमें 3 रिएक्शंस होगी टोटल। तो यहां पे जो पूछा है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नंबर ऑफ डेफिशिएंसी फॉर द स्ट्रक्चर शोन बिलो इज। ये स्ट्रक्चर बनाए, 2 बॉक्सेज है स्ट्रक्चर के अंदर, दोनों तरफ पिन जॉइंटेड सपोर्ट लगा रखा है। तो नंबर ऑफ डेफिशिएंसी हमको फाइंड आउट करनी है, ये 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जो जे है, जे का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स 6 हो गए, 1 2 3 और 3 ऊपर 6, मेंबर कितने हो गए, 7 हो गए। बट मिनिमम नंबर इस केस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, m इक्वल टू 2j माइनस 3। जॉइंट 6 है तो दिस इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 3, यानी 12 में से 3 गए 9 मेंबर होने चाहिए, जबकि मेंबर हमारे पास कितना है यहाँ पे 7 है। तो इसका मतलब जो डेफिशिएंसी हो गई है वो कितनी हो गई है, 2 की हो गई है। तो hence above truss is geometrically unstable and deficient structure with number of deficiency of 2, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इन एन इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बेंडिंग मोमेंट इज डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड ड्यू टू लैक ऑफ फिट अलोन। देखिए पहला ऑप्शन में बताता हूं आपको, पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करेंगे एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करेंगे। दूसरी चीज है, जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, वो लैक ऑफ फिट, यानी प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से होते हैं। एज वेल एज टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है ना अलोन, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये अलोन वर्ड नहीं होता, सिर्फ ये होता है स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड ड्यू टू लैक ऑफ फिट, यहां तक होता सिर्फ। तो ये हम करेक्ट ऑप्शन मान लेते हैं इसको, लेकिन अलोन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेसेस लैक ऑफ फिट के अलावा टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि बेस्ट करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन वे, मतलब 1 जो पॉइंट है वो करेक्ट है, यानी ओनली 1। देखिए ए आ गया, A structure is said to be statically indeterminate if condition of static equilibrium are not sufficient to analyze the structure। और इसके लिए हमको क्या चाहिए होती है, एडिशनल इक्वेशंस चाहिए होती है, compatibility की इक्वेशन टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। ये आप सब लोगों को पता है
ठीक है ना। अब मैं काम की बात करता हूं। इन एन इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसा मैंने बोला, stresses are induced due to temperature variation and stresses are induced due to lack of fit and support settlement। तो मतलब स्ट्रेसेस जो इंड्यूस हो रहे हैं वो इनकी वजह से भी हो रहे हैं। तो अलोन जो वहां पे लिख दिया है वो गलत है, इसलिए ओनली वन जो है ए ऑप्शन वो ही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी टर्म्ड एज स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्लैब, रूफ ट्रसेज, शैल, एनी ऑफ अवर। इसका करेक्ट आंसर है रूफ ट्रसेज, उसी को हम स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर दोज आर बी आइडियलाइज्ड टू अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट और कर्व लाइंस कॉल्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जैसे इस ट्रस के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह के फोर्सेज होंगे। ठीक है, तो जो सीरीज है, नंबर ऑफ स्ट्रेट और कर्व लाइंस की सीरीज है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर। हाउएवर slab and shell are categorized as surface structure which can be idealized to plane or curved surfaces. Okay. Question number 9. The additional equation provided by an internal link over internal pin is। ठीक है, देखिए इंटरनल पिन जो है बेसिक दो अलग अलग चीज है। इंटरनल लिंक और इंटरनल पिन में बहुत डिफरेंस नहीं है। इंटरनल लिंक जो होता है उसमें एक हल्की सी रॉड है, उसके दोनों तरफ वो पिन सपोर्टेड होती है, और पिन मतलब एक जस्ट पिन हो गई, ठीक है ना, हिंज हो गई। तो इंटरनल पिन जो है उसमें जो एडिशनल इक्वेशन होती है वो होती है समेशन m इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एनालाइज करने के लिए समेशन m इक्वल टू 0 एडिशनल इक्वेशन की जरूरत होती है। इंटरनल लिंक को करने के लिए समेशन m इक्वल टू 0 की जरूरत होती है एंड समेशन h इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस का भी जो समेशन है वो 0 होना चाहिए। तो इस जो इंटरनल लिंक में इंटरनल पिन के अलावा कौन सी एक एडिशनल रिएक्शन हो गई या एडिशनल इक्वेशन हो गई, वो है समेशन h इक्वल टू 0, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए इंटरनल पिन में बी प्रोवाइडेड एनीवेयर इन द स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट ट्रांसमिट मोमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर टू द अदर पार्ट। मोमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसलिए जो एडिशनल इक्वेशन हो गई वो समेशन m इक्वल टू 0 होगी। इंटरनल लिंक जो है बेसिकली शॉर्ट बार है विद पिन एट ईच एंड, जैसे मैंने आपको बताया दोनों एंड के ऊपर पिन है। provided anywhere in the structure and is incapable of transmitting moment as well as horizontal forces। यानी यहाँ पे दो एडिशनल इक्वेशन हो गई, समेशन m इक्वल टू 0, समेशन h इक्वल टू 0, क्योंकि वो दोनों को ही ट्रांसमिट नहीं कर सकती। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे हम इंटरनल पिन और इंटरनल लिंक को, तो दोनों के कंपैरिजन में इंटरनल लिंक में समेशन h इक्वल टू 0 एक एडिशनल इक्वेशन है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। देखिए इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन ही इस तरह के चैप्टर बनते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ ऑलवेज हर क्लास के साथ कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी सारी बुक्स वगैरह ने कवर किए हुए हैं या प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को, सिंस कि वहां से तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे, वो कर भी रहे हो आप, तो मैं आपको एडिशनली क्या दे रहा हूँ फिर, अगर मैं वही क्वेश्चन आपको समझा दूँ, वही क्वेश्चन करवा दूँ, वो तो आप करते ही आ रहे हो काफी टाइम से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस तरह के एग्जाम में आ रहा है और आ सकता है ना, नियर फ्यूचर के अंदर, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस दूं। ठीक है ना, मैं टफ भी नहीं बनाना चाहता हूं क्वेश्चंस को, ना ही क्वेश्चन को बहुत लेंथी बनाना चाहता हूं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हो जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हो और आपके मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और सिर्फ ये 10-20 क्वेश्चन से 10-20 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन भी आपसे बने आगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और वो नए भी हो। ऐसा नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चले आ रहे। ठीक है, सो इसीलिए ये जो क्लासेज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी चीजें नहीं है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए ए रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम हैज 4 जॉइंट्स विद 7 मेंबर्स। इफ देयर आर 3 रिएक्शंस, आर की वैल्यू दे दी, कंपोनेंट, देन द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम वुड बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमको। रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला होता है 3m + r - 3j। m 7 दे रखा है, r रिएक्शन सपोर्ट 3, j 4, तो सॉल्व करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, इफ द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल देन काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम शोन बिलो इज। इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, ठीक है ना, ये एक फिक्स सपोर्ट है, ये पिन जॉइंटेड सपोर्ट है। इन दिस केस काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगी, हमको फाइंड आउट करनी है। ये ऑप्शंस है। देखिए मेंबर्स जब इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप मेंबर्स को स्ट्रेच नहीं कर सकते, इट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग स्ट्रेच। इन दिस केस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती है,
इट इज 3j माइनस आर माइनस एम, राइट। यहां पे जैसे देखेंगे 1 2 3 4 चार ज्वाइंट हो गए तो 3 into 4 हो गया। यहाँ फिक्स सपोर्ट है तो ये तीन जो है रिएक्शंस होगी, और यहाँ जो दिस वन सपोर्ट है, ठीक है, पिन जॉइंटेड, यहाँ पे कितनी रिएक्शन होगी? 2 होगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, रोलर पे हम 1 लेते हैं, नॉर्मल केसेस के अंदर पिन जॉइंट के ऊपर 2 और इसके ऊपर 3, तो 3 + 2 यानी 5 हो गई, और मेंबर्स कितने? 3, तो -3, तो 4 आंसर आ गया, जबकि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी आंसर। ओके, इसी तरह के केसेस हम आगे भी लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द जॉइंट शोन बिलो इज। ये एक हिंज जॉइंट है, ठीक है, ये देखिए हिंज जॉइंट है, ये तीनों तरफ की जो डायरेक्शन है उससे सेंट्रली सपोर्टेड है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? एक तो डिफ्लेक्शन हो गया डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो गया। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये हो गई। 3 जो हिंज है तो कॉमन पॉइंट से जो एसोसिएटेड है, जो हिंज से एसोसिएटेड है तीनों मेंबर, उन तीनों मेंबर के अंदर रोटेशंस होंगे, तो 3 रोटेशंस वो हो गए, यानी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी, तो टोटल मिला के कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ए ऑप्शन। देखिए देयर विल बी टोटल 5 DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेल्टा एक्स यानी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, 3 रोटेशंस एसोसिएटेड विद 3 मेंबर्स कनेक्टेड विद ए कॉमन हिंज, और 3 मेंबर कौन से? 1 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द फ्रेम शोन बिलो इज। ये एक फ्रेम दिखा दिया, ठीक है, इट इज ए पिन जॉइंटेड फ्रेम, ये ऑप्शन है हमारे पास। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात कर रहे हैं हम, सिंस इट इज ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, सो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी वुड बी डीके इक्वल, डीके मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 2j माइनस आर। जॉइंट कितने हो गए? 6 हो गए, 2 × 6 हो गए, आर कितना हो गया? ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 रिएक्शन और 2 रिएक्शन, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 4 रिएक्शन, तो ये आ गया हमारे पास 8 आंसर, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, which one of the following statement is true? In pin joints there is relative motion between two members, however in rigid joints it is not possible. Absolutely correct है, पिन जॉइंट्स के अंदर रिलेटिव मोशन हो सकता है, बट रिजिड जॉइंट में ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, इन रिजिड जॉइंट देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू मेंबर्स, हाउएवर इन पिन जॉइंट इट इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है। अगर 2 मेंबर के बीच में रिजिड जॉइंट है तो उसमें रिलेटिव मोशन हो ही नहीं सकता, पिन जॉइंट है तभी रिलेटिव मोशन हो सकता है, तो ये गलत हो गया। इन पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स देयर शुड बी एटलीस्ट 1 फिक्स सपोर्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक फिक्स सपोर्ट होना ही चाहिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ना भी हो या हो से फर्क नहीं पड़ेगा, इट डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर किस तरीके का है। और सिमिलर वे में रिजिड जॉइंट में भी ये कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स सपोर्ट हो, तो करेक्ट मतलब बी सी डी तीनों गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अज्यूमिंग द कॉलम एज इनएक्सटेंसिबल द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फ्रेम शोन बिलो इज। ये एक फ्रेम है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम या यू कैन से काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एक पिन जॉइंटेड है, एक रोलर सपोर्ट है, ये ऑप्शन है हमारे पास। रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम व्हेन कॉलम इज इनएक्सटेंसिबल द डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3j माइनस आर माइनस एम, पहले भी हम ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। जे यहाँ पे 3 जॉइंट है, 3 × 3, जो रिएक्शन सपोर्ट कितने हो गया? एक रोलर के लिए प्लस 2 पिन जॉइंटेड के लिए, तो 3 हो गई, तो आर इक्वल टू 3, मेंबर 2 है, तो 9 में से 3 गए 6 और 2 4, तो 4 आंसर आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी सी ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फ्रेम शोन बिलो। ये फ्रेम दिखा दिया, सिंपली क्या है, इट इज ए पोर्टल फ्रेम है, ठीक है, जो कि बॉटम पे फ्रीज्ड है यानी फिक्स्ड है, ठीक। इस केस के अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है बट काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है बट काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट है, स्टैटिकली और काइनेमेटिकली दोनों इनडिटर्मिनेट है, और स्टैटिकली एंड काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट है। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है ना। हम दोनों की इनडिटर्मिनेसी फाइंड कर लेते हैं, अगर दोनों में इनडिटर्मिनेसी 0 के अलावा कुछ आती है इट मींस कि वो इनडिटर्मिनेट है। तो हम यहाँ पे जब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करेंगे इस फ्रेम की, तो 3m + r - 3j, यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी तीनों दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है, तो टोटल r इक्वल टू ऑलवेज 6 होगा, ठीक है ना, और j जो है वो यहाँ पे 4 हो गया, और m जो है यहाँ पे 3 हो गया, सारी वैल्यू रख देते, 3 × 3m + 6 - 3 × 4 यानी 3 हो गई।
और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला है 3J माइनस R माइनस M, राइट। अगेन जो जॉइंट्स है यहाँ पे 4 हो गए, यानी 3 इंटू 4 हो गया, माइनस R 6 हो गया, M 3 हो गया। तो दोनों तरह की जो इंडिटरमिनेसी है वो 3 आती है। तो ये कंप्लीटली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0, यानी आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 0 दे दी फॉर रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम कंसिडरिंग एक्सियल स्ट्रेन्स ऑफ मेंबर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम है और एक्सियल स्ट्रेन को वो कंसिडर कर रहा है। इन दैट केस जो ये आपके पास ऑप्शंस है जहां पे J नंबर ऑफ जॉइंट्स है, R नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट है, कौन सा रिलेशन ट्रू होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इन दैट केस जो स्पेस फ्रेम के लिए जहां पे एक्सियल स्ट्रेन को कंसिडर कर रहा है, रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए जो डीके होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 6J माइनस R होता है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो यहां पे J की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, R/6, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया A ऑप्शन, J इक्वल टू R/6। फाइन। सो ये आज की क्लास जो 13 क्लास है ये ओवर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अगले टॉपिक के साथ हम आगे मूव करेंगे, यानी क्लास 14 के साथ, ठीक है। और जो वीडियो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को समझाया है इसका डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, यानी PDF जो फॉर्मेट है वो इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच है, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी। ओके, थैंक यू।